हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स कल के लिए क्योंकि कल हम लाइव क्लास देने वाले थे। आपको सबसे पहले बता दें कि कल हम लाइव क्लास देने वाले थे तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जो कि हम आपको अपलोडेड क्लास दे पाए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, तो हमें क्षमा कीजिए। अब चलिए हम अपने सेशन की ओर आज की ओर चलते हैं कि आज हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले, क्या पढ़ने वाले, क्या स्पेशल है। तो मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने सभी फ्रेंडों को बुला लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सभी फ्रेंडों को, अपने भाई बहन जितने मेरे यहाँ पर फ्रेंड जुड़े हुए हैं सभी अपने अपने फ्रेंडों को यहाँ पर शेयर करके बुला लें और साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे समावेशी शिक्षा के तहत। तो चलिए आज यहाँ पर हम सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमने सेलेक्ट कहाँ से किया है, एमपी टेट से लिया है, यूपी टेट से लिया है, सी टेट से हमने क्वेश्चन लिया है। इन्हीं सबको क्वेश्चन का कलेक्शन किया है हमने और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। आप अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमने लाए हैं कि आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आएंगे भी, जब भी आपका एग्जाम होगा तब ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पूरे तो नहीं कह सकते बट कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन को हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए पहले शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सेशन की ओर चलते हैं। आज के ध्यान रखते हैं क्या करने वाले हम। तो आज हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक, तो शेयर कीजिए और यहाँ पर यूट्यूब पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आप। डेली क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं और यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, अगर आप वहाँ उसमें भी ऐड होना चाहते हैं तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए छोटा सा संदेश है मेरा आप सबके लिए कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं तो आपके साथ प्रतिबद्ध हूँ तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से कराने के लिए। मैं यहाँ पर पढ़ने के बाद एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन लेकर आती हूँ ताकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ तो आपकी वो डायरेक्ट क्वेश्चन बने एग्जाम पर। मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आती हूँ तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे प्लस आप एमसीक्यू भी देखेंगे और हम सारे सब्जेक्टों का भी कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेली आप कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए कि मैम की क्लास, और डेली 9 बजे ये क्लासेस रहती है। कितने बजे? डेली आपकी ये क्लास 9 बजे आपको मिलेगी। तो आप कहीं भी रहें लेकिन 9 बजे उपस्थित रहें क्लास देखने के लिए। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं, बोर मत होइएगा, थोड़ा सा तो होता ही है डिस्कस। चलिए तो देखते हैं आज हम यहाँ पर। तो पहले सेशन को आप शेयर कीजिए, अपना 1 सेकंड निकाल कर शेयर कीजिए, फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चले ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा यहाँ पर, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन। अगर आपने सीडीपी पढ़ा फ्रेंड्स तो जेबी वाटसन से आप वाकिफ होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो जेबी वाटसन के बारे में तो अगर एक भी बार की भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, एमपी टेट, यूपी, जिस भी टेट की आप तैयारी कर रहे हो तो आप वाटसन जी के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये वाटसन जी के बारे में हमने सुना है। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। जो मनोविज्ञान अध्ययन है, जो अध्ययन किया इन्होंने मनोविज्ञान में, तो किस हिसाब से किया है, क्या बताया है उसको, मनोविज्ञान को क्या बताया वाटसन जी ने, मनोविज्ञान क्या बताया। पहले ऑप्शन जो है यहाँ पर मानसिक अवस्था है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, यह मानसिक अवस्था का। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, चेतना का। किसका? चेतना का। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, व्यवहार का। फिर चौथा क्या है, मन का। मतलब वाटसन जी ने मनोविज्ञान को जिस तरह से विस्तृत किया है, अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, तो क्या निष्कर्ष बताया कि मनोविज्ञान उनके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो उन्होंने जो राइट ऑप्शन, आप शेयर करते रहें और अपना आंसर करते रहें। आप हर एक फ्रेंड मेरा आंसर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप भी आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड आंसर करें, ठीक है, और शेयर भी करें साथ साथ। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि जो वाटसन जी कहते हैं वो पहले, सबसे पहले जो हमारे यहाँ मनोविज्ञान आया था तो पहले क्या था, मन का विज्ञान था, फिर किसका था, फिर चेतना का विज्ञान था, फिर अवस्थाओं का, फिर ये किसका आया है, व्यवहार का। जो प्रेजेंट में चल रहा है वो किसका मनोविज्ञान है, वो व्यवहार का। बच्चों के व्यवहार के बारे में जान करके जो कुछ भी हम गतिविधि कराते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को क्या व्यवहार जान करके वो एक्टिविटी क्या करता है उसके हिसाब से हम उसको शिक्षा दीक्षा दी जाती है बच्चे को। तो चलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अपने हम आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन जरूर आज पसंद आएंगे, पर आपको इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, सभी फ्रेंड्स को बने रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आज के अपने। तो निम्न में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं,
जब अपन टीचिंग अपन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो उनमें से कुछ जो प्रमुख होते हैं प्रक्रम में, वो अंग होते हैं, मतलब वो कंपलसरी होते हैं, उसके बिना आप शिक्षण नहीं करा सकते हो। तो वो कौन से अंग हैं जो जैसे अपन के जितने भी पार्ट हैं तो वो सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हाथ नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, पैर नहीं तो हम चल नहीं सकते। इसी की तरह शिक्षण में ऐसे कौन से अंग हैं जिसके बिना आप शिक्षण नहीं करा सकते क्लासेस में। तो कौन कौन से ऑप्शन है जरा हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर शिक्षक है। क्या शिक्षक, वातावरण, पाठ्यक्रम, ये ऑप्शन आपके लिए सजेस्ट रहेगा। ये तीनों अंग जरूरी है कि आपके शिक्षण में। या सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पर हमारा है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। कौन कौन सा? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। तीसरा है हमारा यहाँ पर शिक्षक, विद्यार्थी, समाज। शिक्षक, विद्यार्थी, समाज। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम। तो आप देख लीजिए, आंसर कीजिए। आप वैसे सीडीपी तो पढ़ भी चुके होंगे, तो अपना आपकी तैयारी कैसी चल रही। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो शिक्षण है तो जो इंपॉर्टेंट है पार्ट, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? शिक्षक। यहाँ पर जॉन डीवी ने भी त्रिध्रुवी उन्होंने शिक्षण के बारे में बताया है। तो पहला क्या बताया है? शिक्षक बताया है, फिर विद्यार्थी, फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम। तीन चीज वहां पर जरूरी होती, इसके बिना आप शिक्षण नहीं कर सकते। शिक्षक के बिना भी नहीं कर सकते, विद्यार्थी के बिना भी। अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो शिक्षक अकेले क्या करेगा, और पाठ्यक्रम नहीं होगा तो जो शिक्षक है वो कंटेंट ही क्या लेकर, क्या किस हिसाब से वो पढ़ाएगा, है ना। तो ये तीनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षण में, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये अंग हैं आपके शिक्षा के, ये शिक्षण के। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 की पूरे क्वेश्चन है। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, तो आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर। एक अच्छा शिक्षक होता है। एक अच्छा शिक्षक, शिक्षक कई प्रकार का, तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? अच्छा शिक्षक की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है क्या है, चलिए देख लेते हैं हम। अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है। जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो अधिगम के दौरान, यानी क्लासेस के दौरान, पढ़ाई करने के दौरान, शिक्षण के दौरान वो क्या करता है? क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चा को, कि मतलब बच्चा ये कार्य करे, एक्टिविटी करे, उसके लिए प्रोत्साहित करता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है। बच्चे की जिज्ञासा जो होती है उसको और भी क्या करता है? पोषण देता है, मतलब और भी बढ़ावा देता है उसको, उसकी जिज्ञासाओं को। बच्चा अगर 2 लाइन जानना चाहता है तो वो क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, और भी उसको जिज्ञासु करते हैं कि चीजों को और भी बच्चा वो जैसे आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन करो मुझसे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आप मुझसे 2 क्वेश्चन करो। तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति की हो गई कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करे कि बच्चे कैसे हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति की हों। तो अधिगमकर्ता की जिज्ञासु का पोषण करता है। अच्छा शिक्षक क्या होता है? जिज्ञासा को पोषण देता है। क्या? थर्ड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर अधिगमकर्ता को कक्षा गतिविधि में सहयोग के लिए प्रेरित करता है। जो अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता को कक्षा गतिविधि में, जो सीखने वाला बच्चा होता है वो कक्षा में गतिविधि में सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा गतिविधि में जो चल रही होती है सहयोग के लिए क्या प्रेरित करते हैं, बच्चों को सहयोग देते हैं वो। ये ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। तो हम देख लेते हैं हमारे राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर। आप भी आंसर करते रहिए, सभी आंसर का सभी फ्रेंड आंसर करें और शेयर भी करें, दोनों काम एक साथ करना है आपको। तो चलें, क्योंकि आज का सेशन बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर, और सभी फ्रेंड को, अपने भाई बहन जितने हैं आपके, सभी को यहाँ पर लाना है आपको। तो अपना राइट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 है। क्यों है? क्योंकि एक अच्छा शिक्षक जो होता है, जो अच्छा शिक्षक है हमारा, वो क्रिया के लिए प्रोत्साहित भी करता है। किसके लिए? क्रिया के लिए प्रोत्साहित भी करता है, जिज्ञासाओं को भी बढ़ाता है हमारा शिक्षक, और गतिविधि में सहयोग भी देते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं आपने। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में, जितने टेट एग्जाम होते हैं, विश्वसनीयता से, वैधता से, यहाँ से वस्तुनिष्ठता से, तो हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, हर एक टेट एग्जाम में आने ही आना है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, भले ही इसी से रिलेटिव ना आए, लेकिन ये विश्वसनीयता, वैधता, ये क्या चीज है हम जानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। क्या होती है विश्वसनीयता? विश्वसनीयता से मतलब क्या है? यहाँ पर अंकों से मतलब है। विश्वसनीयता का आशय यहाँ पर अंकों से है, कि मतलब अगर आपने क्या किया, आपका टेस्ट हुआ, कितना 10 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक, तो आपके सर ने क्या किया, आपको 5 नंबर दिए। आपके सर ने आपको, अगर कोई भी सर हैं आपके, बालंदी सर हैं या सिंह सर हैं, जो भी, तो सिंह सर ने आपको कितना दिया, 5 नंबर दिया। अब यही टेस्ट अगर आपके दूसरे वाले सर के पास जाए, अगर सिंह साहब के ना हट करके शुक्ला सर के पास जाए, तो वो क्या करते हैं, आपको 10 नंबर दे दिए, ठीक, 5 से 10 करते हैं। वो 5 पहले वाले सर, सिंह वाले सर क्या करें, 5 नंबर दें, और जो शुक्ला सर वो आपको 10 नंबर दें। तो ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता का आशय ये है कि आपको अगर 5 नंबर सिंह सर दे रहे हैं, तो 5 ही नंबर आपको शुक्ला सर भी दें। ये यहाँ पर विश्वसनीयता का मतलब है। कोई भी आपकी कॉपी चेक करे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो वो आपको उतने ही नंबर
नंबर मिले। यहाँ पर विश्वसनीयता से आशय यही है। तो या किसमें होता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होता है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होता है। क्या क्या होता है, हम यहाँ पर विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, वैधता होता है, ये सारे इसमें क्वालिटी होते हैं। मानक व्यवहारिकता जो कुछ परीक्षण होते हैं तो इनमें सब कुछ जरूरी होता है। तो ये सबसे अधिक इसमें सेकंड ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक में नहीं होते, क्योंकि निबंधात्मक में तो आपको किसी ने 10 नंबर दे दिया, राइटिंग के हिसाब से राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको 10 नंबर कहीं मिल गए, कहीं आपको 8 नंबर। यहाँ पर नंबरों का फिक्स नहीं है, ना कि निबंधात्मक में फिक्स नंबर, ना तो संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण का, इनमें से कोई तो सवाल ही नहीं है। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही क्लासेस आपको तो लाइक भी जरूर करके जाइएगा यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट वो अपने क्लासेस की देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे क्लासेस में आज। इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, देख लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा गलत है, देख लीजिए। पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव जी देख बताएं। इसमें ऑप्शन का कहना है कुत्ता। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं स्किनर जी का क्या कहना है यहाँ पर, चूहा। कि स्किनर जी ने किस पे प्रयोग किया था, चूहा पर प्रयोग किया था। हम इनकी थ्योरी डिटेल से पढ़ें। अगर इनकी थ्योरी आप पढ़ना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपकी थ्योरी, इनकी थ्योरी, पावलोव जी की, स्किनर जी की, कोहलर जी की, थॉर्नडाइक जी की, हम डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे। एक एक दिन करके अपना पूरा लेंगे तो हमको चीजें और भी आसान हो जाए, क्योंकि इन थ्योरी से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपकी। इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ही दीजिएगा। तो हम उसके हिसाब से क्लासेस लेंगे, यहाँ पर समझेंगे हम यहाँ पर चीजों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सा गलत है ऑप्शन। पहला क्या है, पावलोव जी का क्या कहना है कि कुत्ते पर प्रयोग किया था, क्या उन्होंने, स्किनर जी ने भी चूहे पर किया था, कोहलर जी बिल्ली पर किए थे और थॉर्नडाइक जी बिल्ली पर किए थे। यहाँ पर तो कौन सा गलत है, आप राइट ऑप्शन कीजिए अपना कमेंट बॉक्स पे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा गलत की बात हो रही है, कौन सा गलत की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाए, क्योंकि कोहलर जी ने बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, वो चिंपांजी पर किए थे। ठीक है, चिंपांजी बंदर पर किए थे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पर ही प्रयोग किया था, पजल बॉक्स में बिल्ली थी। स्किनर जी ने चूहे पर प्रयोग किया था, क्योंकि चूहा को उन्होंने खाना रखा था बाहर, तो वो चूहा बिल को निकालते, तोड़ते उस बिल को, जो उन्होंने जाल बना रखा था, जाल को तोड़ते वो बाहर निकला था। कुत्ते को भी इन्होंने बांध रखा था पजल बॉक्स में, तो वहां भी पावलोव जी ने भी कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, क्या नहीं की बात, आप नहीं पर फोकस कीजिएगा। आप जब भी आप क्वेश्चन करो, कहीं भी करो, चाहे एग्जाम हॉल में रहो, चाहे आप घर पर हो, लेकिन आपको नहीं पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कभी कभी नहीं हो ही जाता है, नहीं पर आप देखते ही नहीं हो और आपका जानते हुए भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बाद में आते हो सोचते हो नहीं ये आंसर तो हमें आ रहा था, बट आप नहीं के चक्कर में आप वहां पर गलत करके चले आते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ कि आपको नहीं पर आपको फोकस करना ज्यादा। तो ऑप्शन दिया कि शिक्षण सूत्र, जब टीचिंग करा रहे होते हो तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसे बेस्ड आपको पढ़ाने होते हैं। तो चीजें यहाँ पर पहला क्या दिया, सरल से कठिन की ओर। इसका आशय यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र हैं पढ़ाने के, तो यहाँ पहला ऑप्शन है क्या सरल से कठिन होना चाहिए, क्या दृश्य से अदृश्य होना चाहिए, कि अनिश्चित से निश्चित की ओर होना चाहिए, कि निगमन से आगमन की ओर। हम शिक्षण सूत्र भी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, हम सारे शिक्षण सूत्र यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको हिंदी में भी काम आए, आपको आपके ईवीएस में भी काम आए और आपके सीडीपी में भी काम आए। हम ऐसी क्लासेस रखें, 1 घंटे की क्लासेस ले लेंगे हम शिक्षण सूत्र के हिसाब से, तो हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेंगे। और कल आपको संडे स्पेशल होने वाला है 9 बजे, रात 9 बजे आएगी क्लासेस। अब धमाका होने वाला है, देखिए कोई भी सेशन छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल 9 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां कहीं भी रहेंगे 9 बजे आपको क्लासेस ज्वाइन करना, क्योंकि कल की क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है आप सबको। ऐसा मैंने सेशन रखा है कल पे, तो आपके लिए सरप्राइज है, बताऊंगी नहीं, बट आपके लिए सरप्राइज है। आप सबको क्लास ज्वाइन करना है कल 9 बजे, जहां कहीं भी रहें आप सर्च करके या नोटिफिकेशन प्राप्त करके, या आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में, ठीक है, जहां कहीं से भी आप मिले आपको सूचना, पर आपको क्लासेस कल 9 बजे की बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि बहुत वहां पर क्वेश्चन जो हम रखे हैं कल के बहुत ही आनंद वाले क्वेश्चन हैं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर शिक्षण सूत्र की बात की गई है जो, तो सरल से कठिन की ओर। सही बात है, अगर आप क्वेश्चन करा रहे हो तो पहले बच्चों को क्या करो, छोटी छोटी चीज, क्योंकि छोटे से ही आदमी बड़ा जाता है ना, डायरेक्ट पहाड़ पर अपन नहीं पहुंचते, पहले छोटे पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, फिर ऐसे करके हम पहुंचते हैं आगे की ओर। तो पहले आप सरल बच्चों को जब क्लासेस में पढ़ाओ तो पहले सरल चीजों को बताओ, छोटी छोटी चीजों को उनको बताओ, फिर इसके बाद आप कठिन की ओर ले जाओ। ये शिक्षण सूत्र में भी हमारे हैं, तो हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे क्या बात की गई है, इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर सरल से कठिन की ये आशय हुआ, दृश्य से अदृश्य की ओर। यहाँ पर बात किसी की शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिएगा थर्ड ऑप्शन क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो नहीं है। जैसे आपका कभी कभी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रूफ आपका रखा नहीं होता, लेकिन आप प्रूफ जो लास्ट टर्म्स दिया रहता है अनिश्चित रहता है, जो उसको आप क्या करते हैं, निश्चित की ओर ले जाते हो।
उस वैल्यू को उसमें पुटअप करते हो। तो आपका यह निश्चित से निश्चित की निगमन से आगमन की ओर, निगमन से आगमन, निगमन में क्या होता है, फॉर्मूले रहते हैं, एग्जाम्पल में, और आगमन में क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं। तो फार्मूले से एग्जाम्पल की ओर आप ले जाते हैं, ये भी होता है आपके शिक्षण सूत्र में। लेकिन होता क्या नहीं है आपके शिक्षण सूत्र में, दृश्य से अदृश्य, क्योंकि ऐसा शब्द ही नहीं अपन पढ़े हैं सरल से कठिन, ये भी होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर भी होता है, निगमन से आगमन की ओर भी होता है, राइट। चलिए, तो आंसर करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अंतर्मुखी, वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? किस चीज का? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। हम यहाँ पर पर्सनालिटी की बात की गई है, पर्सनालिटी का भी एक अलग चैप्टर है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में भी क्लासेस लेंगे। तो आगे चल के हम व्यक्तित्व, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, हम क्लासेस आराम से इसमें पढ़ेंगे अपने क्लासेस में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के कई टाइप के व्यक्तित्व होते हैं। कोई स्वार्थी होता है, कोई समाज के लिए सोचता है, कोई खुद के लिए सोचता है, कोई अपने फैमिली के सभी के लिए सोचता है, कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो कई टाइप के व्यक्तित्व होते हैं, हर एक व्यक्ति के होते हैं, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पूछ रखा है कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, जो जिस भी व्यक्ति का, या बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो वर्गीकरण जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक जो उन्होंने बताया है इस व्यक्तित्व के बारे में? क्या फ्रायड जी ने बताया है, कि युंग जी ने बताया, कि मन जी ने बताया, कि आल्पोर्ट जी ने बताया है? तो हमने फ्रायड जी की थ्योरी तो पढ़ रखी है, उन्होंने चेतन मन के बारे में बताया, व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, व्यक्तित्व के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर जो बहिर्मुखी की बात की उन्होंने ये बात नहीं, चेतन मन अचेतन मन की बात उन्होंने की है। बात यहाँ पर मन की, मन जी ने भी नहीं दिया, आल्पोर्ट जी ने तो आपको सील पोर्ट है वो सिद्धांत उन्होंने दिया है, सील गुण की सिद्धांतों के आधार पर आल्पोर्ट जी ने दिया। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युंग जी ने दिया है। युंग जी ने क्या बताया, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी होता है पहला, अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी होता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगर आपको कॉपी में नोट करना होगा, नोट भी करते रहिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने आज के। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, यहाँ पर कारक की बात की गई है। बच्चे को जो सामाजिक विकास होते हैं, विकास कई प्रकार के होते हैं। सामाजिक विकास हमने पढ़ रखी है थ्योरी, अगर आप क्लासेस CDP की नहीं देखी है पिछली क्लासेस तो देख लीजिए। तो यहाँ से पूछ क्या रखा है यहाँ पर कि सामाजिक विकास किसकी बात की गई? सामाजिक, क्योंकि विकास कई प्रकार के होते हैं। सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, ठीक है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, विकास कई प्रकार के होते हैं। बात यहाँ पर किसकी की गई है? सामाजिक विकास की बात की गई है यहाँ पर। तो जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बच्चे के जो सामाजिक विकास होता है तो वह इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं? क्या आर्थिक तत्व के कारण सामाजिक विकास प्रभावित होता है? क्या शारीरिक तत्व के कारण बच्चे का सामाजिक विकास बिगड़ जाता है? क्या वंशानुगत के कारण बिगड़ जाता है? या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व की बात? किसके कारण यह सामाजिक जो बच्चे का जो विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, वो संतुलन उसका इफेक्ट करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ, तो आप राइट आंसर कीजिए अपना। हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाता है? क्योंकि बात यहाँ पर वंशानुगत की गई है यहाँ पर, और शारीरिक तत्व की यहाँ पर बात की गई है। तो वंशानुगत जो है इसमें किसमें आ जाता है? सामाजिक परिवेश जन तत्व में। क्योंकि जो बच्चे का विकास प्रभावित होता है वो सामाजिक भी होता है, पर्यावरण से भी होता है। मतलब अगर थोड़ा थोड़ा उसको घर में माहौल सही नहीं मिल रहा है तो वो भी उसके विकास में प्रभावित होता है बच्चे का। अब अगर वो वंशानुगत उसको पहले ही नहीं मिला है, उसे विकास में अगर कुछ ऐसे कारक, जैसे घर में क्या है, खाने को नहीं है बच्चे को, तो बच्चे खाना नहीं खा पाए, भूख कारण वो स्कूल भी नहीं जा पाएगा, तो उसका विकास प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। चाहे जो ही विकास हो रहा होगा उस टाइम, पर्टिकुलर उस टाइम पर, तो वो विकास आपका प्रभावित होगा बच्चे का। तो हर चीज मैटर रखता है, बट यहाँ पर जो विकास हो रहा है, सामाजिक विकास इफेक्ट करेगा वो सामाजिक परिवेश तथा ये जन्य तत्व होंगे, एक्स्ट्रा भी और कोई तत्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? क्या आपने मूल प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये अपने आप में क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, चाहे वो सीटेट हो चाहे कोई भी टेट का एग्जाम हो। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप आंसर आप हम यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, हम ये भी थ्योरी पढ़ेंगे अपने आप में। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है, मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है, मूल संवेगों की बात की गई है। तो ये प्रकार जो 14 प्रकार के दिए हैं, तो किसने दिया है? देखिए, ड्रेवर जी ने क्या दिया है, मैकडूगल जी ने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है, ये वुडवर्थ जी ने दिया है। तो आप तो जानते हैं कि थॉर्नडाइक जी ने सीखने पर दिया है, किसके पास? सीखने पर दिया है। अब वुडवर्थ जी ने नहीं दिया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल जी। कौन होगा? मैकडूगल जी।
क्यों उन्होंने प्रवृत्तियों को 14 प्रकार बताया है? क्योंकि कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ अर्जित होती हैं, कुछ बाह्य होती हैं। तो इन्होंने प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, 14 प्रकार की बताया। जैसे भय है, प्यास, जैसे प्यास है ना, रोना है, ये रोना क्या है? प्रवृत्तियां हैं। ये प्रवृत्तियां कैसी है? ये जन्मजात प्रवृत्तियां। इसी टाइप की इन्होंने सारी प्रवृत्तियां 14 प्रकार में अपने आप में बता रखी है इन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? अभी हमने देखा है, तो सीखने के नियम दिए हैं कौन? थॉर्नडाइक जी दिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर पावलोव जी ने नहीं दिए हैं, स्किनर जी ने नहीं दिए हैं, कोहलर जी ने नहीं दिए हैं, यहाँ पर कौन दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का? यहाँ पर निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने में कुछ नियम है, तो थॉर्नडाइक जी ने दिया, अभी हमने देख लिया है क्वेश्चन में। तो थॉर्नडाइक जी ने दिया है जो सीखने के नियम दिए हैं, तो उन्होंने किस टाइप का दिया है नियम? उन्होंने एक मुख्य नियम दिया है जो एकदम होता ही होता है, वो एक उसी का गौण नियम दिया है, ये नहीं छोटा रूप उन्होंने दिया है। तो जो हमारे सीखने के इंपॉर्टेंट रखते हैं वो होना ही होना चाहिए, तो वो कौन से हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? सीखने के मुख्य नियमों की बात की गई है, जो इंपॉर्टेंट है वो किसकी बात की? तो यहाँ पर मुख्य 3 मुख्य नियम दिए हैं थॉर्नडाइक जी ने, और 5 क्या दिए हैं? गौण नियम दिए हैं। तो बात यहाँ पर मुख्य नियमों की हो रही है, तो इनमें से कौन सा मुख्य नियम में शामिल नहीं है? नहीं की बात की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है तत्परता का नियम, तो ये तो हमारे मुख्य नियम में है, क्योंकि बच्चा अगर सीखने को तैयार है तभी आप बच्चे को सिखा सकते हो, वरना आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हो। अगर मैं आपको कह भी रही हूँ कि अगर आप वीडियो पे यहाँ पर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, या आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो के अंत तक बने रहे, तो आपकी इच्छा नहीं होगी तो मैं आपको अंत तक नहीं ले जा सकती हूँ, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तत्परता का नियम यही है कि अगर आपकी इच्छा है वो कार्य करने की, तभी वो आप कार्य करेंगे, हमारे दबाव में आप नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर बहु अनुक्रिया की बात की गई है। क्या? बहु अनुक्रिया की। तीसरा क्या? अभ्यास का नियम। फिर चौथा क्या है? प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर मुख्य नियमों की बात की गई, तो मुख्य नियम थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे हैं मुख्य नियम। पहला हमारा तत्परता का नियम ही है मुख्य नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। ये हमारे तीनों क्या है? मुख्य नियम है। और ये किस में आता है? ये गौण नियम में आता है। बहु अनुक्रिया का नियम ये हमारे गौण नियम में आएगा, ये हमारे मुख्य नियमों में नहीं आएगा। जो पूछ के रखा है पर मुख्य नियम की बात कर रखी है, तो मुख्य नियम में शामिल नहीं है, नहीं की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आंसर करते रहिए आप। चलिए सभी फ्रेंड्स हमारे आंसर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सीखना है, सीखना क्या है? देखिए, चलिए देखते हैं सीखना क्या चीज है। आंसर करते रहिए आप। तो सीखना क्या है जानिए आप। यहाँ पर व्यवहार में क्या परिवर्तन है, क्या अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, या व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या ये सभी है? क्या है? आप आंसर कीजिए यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन सही है। अगर आपको सीडीपी के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपने अगर यहाँ पर थ्योरी पढ़ ली, तो आपके व्यवहार में क्या आया? पहले चीजें बिल्कुल नहीं आती थी, अब आपको चीजें आने लगी, तो क्या हुआ? आपके व्यवहार में, आपकी मानसिकता में, आपके क्वेश्चन के आंसर करने में आपकी सोच बदल चुकी है, यानी परिवर्तन हो चुका है। तो ये भी आपके सीखना में इंपॉर्टेंस रखता है। बात यहाँ पर सेकंड में की गई है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम। अगर आप कोई भी चीजें सीखते हो, एक बार सीख लिए और अब दोबारा कभी 2 साल 3 साल आपने देखा ही नहीं उसे, तो आप चीज़ों को भूल जाओगे। उसी चीज़ का अगर अनुभव को क्या करते रहोगे? अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहोगे बीच बीच में, तो वो सीखना सार्थक होगा। क्योंकि अगर आप सीख भी कोई भी चीज़, यह नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं आज तो आपको जीवन पर्यंत याद हो जाएगा, नहीं, आपको दोबारा भी कभी ना कभी इसका रिवीजन करना होगा। या तो आप नोट्स के तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसी वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। तो किसी न किसी तरीके से आप उसका अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका सीखना क्या होगा? सार्थक होगा। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन होता है। पहला तो था ही, सेकंड भी ऑप्शन सही हो गया। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, सही बात है। व्यवहार में आपको, जैसे आप क्या था कि पहले आप गांव पर थे, जहां कहीं भी थे, चीजें आपको नहीं आ रही थी, आपने क्लासेस देखी, ठीक है, तो आपको क्या क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अपेक्षाकृत व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं, मैम ने ऐसा बताया तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आपने कहीं ना कहीं व्यवहार पे अपने परिवर्तन लेके आया यहाँ पर, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सीखना, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीखने से कि सीखना क्या है, तो आपको क्या आंसर? परिवर्तन से जो भी ऑप्शन आएगा आपके यहाँ ऑप्शन पर जो परिवर्तन शब्द जो रहेगा वही आपका आंसर, क्योंकि सीखना क्या है? अपने आप में एक परिवर्तन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। कौन सी शैशवावस्था के लिए? इनमें से कौन सी शिक्षण विधि उत्तम है? यहाँ पर क्या मॉन्टेसरी विधि है, क्या खेल विधि है, या किंडरगार्टन विधि है, ये सभी है? कौन सी है तो बताएं। बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स होंगी जिनके बेबी होंगे, तो वो तो ऑलरेडी जानती हूँ कौन सी विधि उत्तम है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर उत्तम कौन सी विधियां हैं। मॉन्टेसरी विधि है, कि खेल विधि है, कि किंडरगार्टन विधि है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी आंसर करते रहें।
ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर उत्तम विधि है बच्चों के लिए, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि में भी वहाँ खेल खेल में पढ़ाते हैं। खेल विधि में तो होता ही है, किंडरगार्टन में बहुत सारे बगीचे रहते हैं और वहाँ पर खेलने वाला भी सिस्टम रहता है, तो वहाँ पर बच्चे आनंद अपने आप को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, चलिए देखते हैं हम। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रक्रिया पर बल देता है। जो बाल विकास होता है क्या प्रक्रिया पर बल देता है, क्या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है, कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, कि उपरोक्त सभी होते हैं। क्या होते हैं, आंसर करते रहिए आप। बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, कि प्रक्रिया पर बल होता है, कि उपरोक्त सभी होता है। क्या होता है, आंसर कीजिए आप सभी। यहाँ पर बाल विकास की बात की गई है। बाल विकास में क्या होता है, यहाँ पर बाल विकास गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक उसमें अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, बाल विकास में सीडीपी में क्या होता है कि जो हम सीडीपी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे का विकास देखा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने यहाँ। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। क्या होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। पहला आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है हमारा अंतर्मुखी। जो आत्मकेंद्रित होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अंतर्मुखी होते हैं या बहिर्मुखी होते हैं या उभयमुखी होते हैं या सामाजिक निर्भर होते हैं, क्या होते हैं, चलिए देखते हैं हम। ऑप्शन क्या हमारा यहाँ पर आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्मकेंद्रित जो सिर्फ स्वार्थी, यहाँ पर हमने बात कर ली है यहाँ पर कि युंग जी ने क्या दिया है कि अंतर्मुखी बताया है, एक बहिर्मुखी बताया है, एक उभयमुखी बताया है, एक सामाजिक निर्भर बताया। तो सामाजिक निर्भर उन्होंने नहीं बताया है। तो आत्मकेंद्रित की बात, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब बहिर्मुखी वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वो थोड़ा बाहर के बारे में भी सोचते हैं। जो बच्चे जो सेल्फ कुछ होते हैं, बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो कैसे बच्चे होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं। और जो प्रतिभाशाली वो थोड़ा बाहर के बारे में, लोगों के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में भी जानते हैं, सोचते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बहिर्मुखी। और जो उभयमुखी कौन से होते हैं, वे जो सामाजिक तत्व यानी समाज के बारे में भी, अपने साथ साथ समाज के बारे में भी ज्यादा सोचते हैं। वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, उभयमुखी। तो आत्मकेंद्रित यानी स्वार्थीपन की बात की गई है, तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्मुखी हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम। सक्रिय अधिगम एक प्रक्रिया है। सक्रिय अधिगम एक प्रक्रिया है जहां क्या होगा, सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दे दी गई हो। जब सक्रिय अधिगम होता, अधिगम कई टाइप के होते हैं, तो जिसमें सक्रिय मतलब कि वहां पर एक्टिव हो, लर्निंग कैसा हो रहा हो, एक्टिव हो रहा हो, तो वो प्रक्रिया है। इनमें से ऑप्शन में कौन सी ऐसी एक्टिव प्रक्रिया है जो चल रही है बच्चे के लिए। तो सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दे दी गई हो। तो कि बच्चे को जानकारी बस दे देने से वहां पर सक्रिय अधिगम नहीं हो जाएगा। मैंने आपको बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो पीडीएफ बस आपको लेने से आपको यहाँ पर कोई अधिगम आपको होने वाला नहीं है। आपको तो बहुत सारी बुकें भी मिल जाएंगी। आप मार्केट के आप जाओगे आज के ज़माने में, तो आपको खुद बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी आपको। तो आपको पीडीएफ बस से मतलब नहीं है। अगर आप लेक्चर क्लास नहीं देख रहे हो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, तो आप 1000 बुक रख लीजिए आप अपने पास, या पीडीएफ रख लीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स लाइव रहें, लाइव क्लास में यहाँ पर पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके जाओगे तो आपको दुनिया की कोई भी बुक मिलेगी, तो आप वहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। बट आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप जितने एमसीक्यू करोगे बस उतने तक रह जाएंगे। ठीक, तो हमें चीजों को क्या करना है, ब्रॉड करना है। छोटी सी चीजों में हमें चीजों को ब्रॉड लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट पहले ही शॉर्ट पढ़ के जाएं तो आंसर वहां पर क्या कर पाएंगे। चीजों को ब्रॉड पढ़िए आप, तो वहां पर आप शॉर्ट चीजों को कर पाएंगे। तो चलिए अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्या है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हमारा, सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जो सक्रिय अधिगम होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। क्या करता है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण का। सक्रिय अधिगम की जब बात की गई हो तो आप यहाँ पर जब शिक्षार्थी जब भी आप अधिगम की बात हो रही, वो भी सक्रिय अधिगम की बात हो रही होगी, तो आप ऑप्शन क्या करोगे वहां पर ज्ञान का निर्माण है। क्योंकि जो अधिगम है, हम क्या क्यों करते हैं अधिगम, क्योंकि बच्चे के हम कहीं ना कहीं ज्ञान का निर्माण करने के लिए कार्य करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के ऊपर कार्य करते हुए शिक्षार्थी को ज्ञान का निर्माण करना है। जो सक्रिय अधिगम हम आपको ऐसी यहाँ पर जो भी गतिविधि करा रहे हैं, जो भी क्लासेस में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने ज्ञान का निर्माण कर सको, मतलब उस चीज को कहीं ना कहीं लागू कर सको, उस चीज को है ना, आगे भी बढ़ाकर उस चीज को लागू कर सको। इसलिए हम आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी यहाँ पर दिया नहीं है, बट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रभावी कक्षा में
क्या चीज, एक प्रभावी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं अपने ऑप्शन में कि एक प्रभावी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। कि एक जो प्रभावी कक्षा होती है, मतलब कि एक्टिव जो क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में, हमेशा आप यही चाहते हो कि मेरा फ्रेंड अगर 50 पाया तो मैं 100 पाऊँ। क्या ऑल टाइम यही चलता रहता है उस क्लास में, प्रभावी कक्षा में? तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और छात्रों के पिछले ज्ञान और पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। हमारा पास थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से, नहीं, यहाँ पर निष्क्रिय की बात की गई, आपका ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी कक्षा में, एक प्रभावी कक्षा मतलब वहाँ पर आपको परफेक्ट लर्निंग हो रही, वहाँ प्रभावी कक्षा में, तो वहाँ पर निष्क्रिय की बात कोई नहीं, वहाँ पर सक्रिय की बात, जहाँ जहाँ कहीं भी होगी तो सक्रिय की बात, निष्क्रिय की नहीं होने वाली। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ये निष्क्रिय के कारण रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शिक्षक पाठ तैयार करता है और वाक्य के रूप में उसे प्रस्तुत कर देता है। क्या मैं आपको 4 लाइन यहाँ से रट करके आऊँ और आपको यहाँ पर चुपचाप सुना दूँ कथा के जैसे, तो आपको क्या हो जाएगा? क्या उस चीज प्रभावी आप सीख पाओगे कोई भी चीजों को? चर्चा को हतोत्साहित, अगर बच्चा कुछ चर्चा करना चाहता है तो हतोत्साहित कर जाता है, मतलब उसे उदास कर देता, नहीं ये सही नहीं है, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ चुपचाप वही पढ़ो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आप नहीं पढ़ाई नहीं करोगे, सेकेंड क्लास आप ज्वाइन ही नहीं करोगे, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा? देख लीजिए, जो प्रभावी कक्षा होती है उसमें शिक्षक क्या करता है? चर्चा को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर बात प्रोत्साहित की गई है, ना तो निष्क्रिय की, ना तो हतोत्साहित की, ना तो वहां पर अंक लाने के लिए प्रतियोगिता, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है, अधिगम का मकसद होता है, वो सिर्फ अंक लाना ही नहीं होता, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है ना। तो हम सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे। तो शिक्षक क्या करते हैं यहाँ पर? चर्चा को प्रोत्साहित करता है, बच्चे को और भी जिज्ञासु बनाता है, बच्चे को ऐसी एक्टिविटी बनाता है क्लासेस में कि बच्चा और भी चीजों को जान पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्लासेस में कि बच्चे पूछ ही नहीं पाते सर से, कि अगर कुछ भी क्लास में क्वेश्चन करना है तो नहीं पूछ पाते सर से, डरते हैं, जो भी रीजन हो, बट वो नहीं करते। तो यहाँ पर जो प्रभावी कक्षा की टीचर की जिम्मेदारी क्या है यहाँ पर? कि चर्चा क्या करे? प्रोत्साहित करेगा, वो चीजों को और प्रोत्साहित, ताकि बच्चे और खुल के उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए। और छात्रों के पिछले ज्ञान, जो छात्र का पिछला ज्ञान है और पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। जो ये प्रभावी कक्षा होता है, तो प्रभावी कक्षा में शिक्षक क्या करता है कि बच्चे को अपने ही चर्चा में शामिल करता है कि अगर 2 + 2 4 हो रहा है तो बेबी क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पर उसी को शामिल करेगा और बच्चे जिस एरिया से आया है उस पृष्ठभूमि को देख करके भी वो संबंध बनाए। कि मतलब अगर कई इलाके पिछड़े भी होते हैं, तो वहां से अगर बच्चा आ रहा है क्लासेस में, उसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से आया है, उसके हिसाब से उसको हम लर्निंग देंगे वो क्लासेस में, है ना। ये नहीं करेंगे उसे अलग अलग बिठाएंगे, जनरल बच्चे को अलग, लेकिन समावेशी के तहत हमको क्या करना है? सभी बच्चों को समान रूप से देखना है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे सृजनात्मक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे कोई भी बालक हो, उसको समान रूप से हमको देखना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इस क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिस्कस हो गया है, समय ज्यादा ले ली हूँ, तो चीजों को आपको ब्रॉड देखना है, शॉर्ट देखने का यहाँ मकसद हमारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं। क्या बच्चे कक्षा में कब रुचि विकसित करते हैं? जब, पहला क्या ऑप्शन क्या करें? शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों को पक्ष लेता है। जब क्या बच्चे जो कक्षा में रुचि तब विकसित करेंगे जब शिक्षक केवल यहाँ पर केवल वर्ड यूज किया गया। देख लीजिएगा, नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, केवल शब्द, केवल अच्छे शिक्षार्थियों को पक्ष लेंगे। ये तो गलत बात हुई। अगर कोई अच्छा बच्चा सिर्फ उसी पक्ष लोगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? क्या अलग से सर थोड़ी ना आएंगे उनके लिए, वो तो सभी एक ही सर पढ़ाएंगे उनको, चाहे बच्चे कैसे भी हो। अगर बच्चों के पास कमजोरियां कोई ना कोई, तो हम उसे जानने की कोशिश करेंगे, उस कमजोरी को पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका हम उपचार करेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के तहत। निदानात्मक में क्या होता है? निदानात्मक कमियों को ढूंढा जाता है। उपचारात्मक में क्या होता है? उपचारात्मक में उसका हम उपचार करते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, क्यों है, तो हम उसी चीज का उपचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन की ओर। हम यहाँ पर बड़ी कक्षा में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, जो रुचि विकसित करेंगे। बच्चा कक्षा में रुचि विकसित करते हैं, कब करते हैं? जब शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थी पक्ष लेते हैं, तब रुचि विकसित करते हैं। तो वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। रुचि विकसित इस तरीके से करेंगे कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करता है या उन्हें क्रय कार्य नहीं देता। ये यहाँ पर क्या होगा? देखिए, आप आंसर कीजिए कि बच्चा कक्षा में रुचि कब लेगा? जब वे क्या करेंगे? शिक्षक जो क्या करेंगे? प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करते हैं। आंसर करते रहिए और शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, किसमें? जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, पहला ऑप्शन देख लीजिए, उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है
और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना है। क्या बच्चा जब स्कूल में आएगा तभी आप कह दो कि नहीं बेटा तुमको ये जो तुम मीडियम लेकर आए हो ना अपने गांव वाली भाषा बिल्कुल तुम्हें नहीं यूज करनी है, तो बेटा क्या करेगा वो सेकेंडरी से क्लास ही नहीं आने वाला। आपकी भाषा को देखकर, आपके दंड को देख करके वो कि नहीं सर हमने डांटे हमारी भाषा को लेकर के तो मैं बोल नहीं सकता, मैं सेकेंडरी से जाऊंगा ही नहीं, वो बोल सीधा मना कर देगा कि मैं क्लासेस में नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाषा को यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाषा को धीरे धीरे अपनी स्कूल की भाषा में उसे ढालने की कोशिश करेंगे। बच्चे को आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं तुम सेकेंडरी से क्लास नहीं आना, तुम अच्छे से बात करो, ऐसा ऐसा कुछ डांट फटकार नहीं लगाना, क्योंकि बच्चा छोटा है तो बच्चा स्कूल भी नहीं आने वाला। तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये करो कि बच्चे को बताओ कि नहीं, बता देना कि विद्यालय की भाषा भिन्न है, तुम अपने घर की भाषा बिल्कुल नहीं बोलना है तुमको। क्या तुम ऐसा कर दोगे? या उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। क्या तुम क्या करोगे कि उनकी जो वो बच्चा बोलता है मातृभाषा बोलता है, आपने उसको बोलने की अनुमति दे दोगे, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। कोई भी चीज़ जरूरी नहीं कि आपका मीडियम जो भी हो, हिंदी हो चाहे मीडियम आपका उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, जो भी मीडियम हो आपका, मायने ये रखता है कि आप जो सेंटेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या सामने वाला उस चीज को समझ पा रहा है। अभिव्यक्ति वहां पर जो भी हो सार्थक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वहां पर सेंस मिलना चाहिए, है ना। मीडियम के यहाँ पर कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हमारा थर्ड ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा को इस्तेमाल करें। उनके अभिभावकों को क्या बता देना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा को ही इस्तेमाल करें। ये चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यालय की भाषा में न बोलने के लिए उन पर अर्थ दंड लगा दें। दंड तो शब्द तो है ही नहीं हमारे एनसीएफ के अनुसार, दंड से आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आपका डी आंसर तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। बात यहाँ पर सी की हो रही है, तो अभिभावकों से आपको कोई लेना देना इसमें नहीं है कि विद्यालय की भाषा को, घर की भाषा उनको इन्वॉल्व कीजिए आप। ऑप्शन आप देख लेते हैं, दो हमारे तो रॉन्ग हो गए, सी और डी। अपना बी देख लेते हैं कि उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। बात सही है, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति है सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप सेंटेंस कोई बोलो बट उसका मायने, उसका परफेक्ट अर्थ निकलना चाहिए। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी शिक्षक के लिए, किसके लिए? किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। किसी शिक्षक के लिए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास में, तो आपकी वृद्धि और विकास, आपकी एज क्या है और आपने क्या क्या पढ़ाई, आपने क्या कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन क्या है, मतलब जो भी आपका डेवलप है, आपकी वृद्धि है, मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं आपको क्लासेस में यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करा पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्योंकि क्यों जानना जरूरी, वृद्धि और विकास शिक्षक के लिए क्यों जानना जरूरी है। ऑप्शन पहला कहता है कि यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगी। क्या इसलिए जरूरी है कि मैं आपको, अगर छोटा एज वाला है तो मैं उसको अलग कर दूं, और वो या तो कम अंक वाला है तो मैं उसको अलग करके बैठा दूं, ज्यादा अंक वाले को अलग करके बैठा दूं। क्या मेरा मकसद ये होता है वृद्धि विकास का? सेकंड ऑप्शन कहता है हमारा यहाँ पर शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड कहता है बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। कि चौथा नंबर हमारा कहता है ऑप्शन डी कहता है इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। क्या होगा? इससे लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। क्या होगा यहाँ पर? आंसर कीजिए आप सब। यहाँ पर वृद्धि विकास जानना टीचर के लिए क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए क्योंकि वहां पर बच्चों को सीखने के लिए जो उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा, यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। क्योंकि बच्चों के अगर हम जान जाएंगे कमजोरियां क्या है, उस चीजों को हम क्या करेंगे, निदानात्मक के रूप में, उपचारात्मक के रूप में हम उसे यूज करेंगे और उसमें सहायक देंगे, उसे अवसर प्रदान करेंगे और शिक्षक ज्ञान के लिए क्या करेगा, सहायक रहेगा एक तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हम बच्चे का विकास परिणाम है, जो बच्चे का विकास होता है वो किसका परिणाम है? किसके परिणाम के तहत बच्चे का विकास होता है? क्या पर्यावरण के तहत, या अनुवांशिकता के तहत, या अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से, या पालन और पोषण से? ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अनुवांशिकता और पर्यावरण, जो बच्चे का विकास होता है अनुवांशिकता और पर्यावरण के तहत बताया गया है। इसमें हम भी उसके बारे में क्लासेस पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है हम, बट हम देख लेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर बात बच्चे की विकास हो रही है, तो विकास की जो बात हो रही होती है, तो जहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला अनुवांशिकता और पर्यावरण, मतलब चीजें सिर्फ पर्यावरण से ही मायने नहीं रखता, बच्चे का विकास सिर्फ पर्यावरण से ही नहीं हो सकता, अनुवांशिकता भी बहुत मायने रखती है अपने आप में। तो ये दोनों आपके ऑप्शन राइट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है कि जितना बच्चे के विकास में अनुवांशिकता रखता है उतना ही पर्यावरण। अगर अनुवांशिकता मतलब कहने का मतलब है कि घर का वातावरण आपका चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप स्कूल पे आते हो, आपका बैकग्राउंड मतलब स्कूल पे अगर फ्रेंड सर्कल आपका सही नहीं है, आपको बार बार घुमाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका वहाँ पर माहौल सही नहीं है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे क्लासेस में, ठीक है। तो आपको दोनों मायने रखता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं, लिंग पक्षपात है। ये अपने आप में बहुत फेमस है ये क्वेश्चन है, लिंग पक्षपात। हमने ये सीटेट से क्वेश्चन लिया है लिंग पक्षपात के बारे में। यहाँ पर जेंडर की बात की गई है। ये जेंडर पक्षपात क्या चीज़ है देख लेते हैं। पहला जैविक निर्माण है कि आनुवांशिक अंतर है कि सामाजिक निर्माण है कि उपरोक्त सभी है। क्या है यहाँ पर जो लिंग पक्षपात ये अपने आप में क्या है, ये लोग जो धारणा बना लेते हैं अपने आप में लिंग पक्षपात की, लड़का है लड़की है, लड़की नहीं कर सकती, ये लड़का काम नहीं कर सकता है ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि नहीं पायलट क्या नहीं हो सकती, लड़की नहीं हो सकती, सिर्फ लड़के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, सभी को समान रूप से देखना है, समान रूप से अवसर देना है। तो ये लोगों की मानसिकता है, ये पर्टिकुलर किसी सरकार ने ऐसा लागू नहीं किया, ये लोग बना रखे हैं, अपने अपने मन की धारणा बना रखे हैं। तो ये किसके तहत है, क्योंकि लोग समाज के अंतर्गत आएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक निर्माण का एक ढांचा है एक प्रकार से। लिंग पक्षपात जो है, पक्षपात लोग करते हैं, लड़का लड़की करते हैं, तो ये कौन करता है, ये सिर्फ समाज करता है और कोई नहीं करता। इनको बढ़ावा कौन दे रहा है, ये समाज दे रहा है। अगर समाज जिस दिन तोड़ दे तो ये जो बढ़ावा है ये रुक जाएगा, क्योंकि कानून ऐसा नहीं मानता, वो समान अवसर देता है सबको। लेकिन जो लोग होते हैं वही अपने मन में धारणा बना रखे हैं, आज भी बना रखे हैं। कुछ जगह ऐसे हैं, हर जगह तो नहीं कह सकती, बट कुछ जगह ऐसे हैं कि ऐसे भी धारणा अभी भी बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, जेंडर रूढ़िवादिता और एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होने वाली है। तो देखिए कि जो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जेंडर की भूमिका, इन चीज मतलब लिंग पक्षपात जो होता है, लड़का लड़की वाला भेदभाव, इसको कम करने के लिए आप क्या करो, कौन सी पद्धति यहाँ पर लागू करोगे आप क्लासेस में। देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है पक्षपात के बारे में परिचर्चा करोगे आप, कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं के महत्व दोगे आप, कि जेंडर पर खेल समूह बनाओगे आप, कि पृथक बैठने की व्यवस्था, क्या करोगे आप, क्या उसके बारे में चर्चा करो क्लासेस में आप। जेंडर पक्षपात के बारे में, लड़का लड़की के बारे में कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समाज की धारणा है, इस चीज पर चर्चा करोगे कि उसी चीज को उनकी भूमिकाओं को, लड़का लड़की अलग अलग विशिष्ट भूमिकाओं बनाओगे, उसका महत्व बताओगे आप कि ये लड़की का महत्व है, लड़का का महत्व है, कि पृथक खेल समूह की लड़कों के अलग समूह बनाओ खेल का, लड़की का अलग बना दोगे, कि पृथक बैठने की व्यवस्था कर दो कि एक लाइन में क्या लड़की बैठेगी, दूसरी लाइन में लड़का बैठेगा। क्या ऐसा करने से आपको ये कम कर सकते हो, ये पद्धति क्या है, प्रभावशाली है अपने आप में? नहीं, ये प्रभावशाली नहीं है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप पक्षपात में परिचर्चा करिए, बच्चे से चर्चा करिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चा उसके बारे में सोचे। क्योंकि यहाँ भूमिकाओं वैसे कुछ नहीं होने वाला है, खेल का समूह बना दोगे तब भी वापस कुछ नहीं मिलने वाला है, अलग बैठने की व्यवस्था भी करोगे तो भी उससे कोई प्रभावशाली आपका नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि चर्चा करोगे तो वो भी चीजों को समझेगा, कहीं ना कहीं धीरे धीरे, चाहिए इकट्ठा भले ना समझ पाए, बट धीरे धीरे वो भी चीजों को समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आप यहाँ पर क्लासेस को शेयर करते रहें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और अपना आंसर सभी लोग करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। डिसकैलकुलिया से संबंधित हैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज है यहाँ पर, जो क्या है, लेखन संबंधी है, पठन संबंधी है, बोलने संबंधी, मतलब कई सारी यहाँ पर संबंधी है। तो यहाँ पर बात की डिसकैलकुलिया की बात की गई, किसकी, डिसकैलकुलिया। कुछ डिसकैलकुलिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो यहाँ पर देख डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, क्या लेखन विकलांगता से है, कि संख्यात्मक विकलांगता से है, कि यहाँ पर लेखन विकलांग किससे संबंधित, डिसकैलकुलिया जो होता है वो किससे संबंधित है, बताइए आप, आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करते रहे अपना। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक। जो यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलिया, कैलकुलेशन से क्या बनाओगे आप, कैलकुलिया, किससे, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से, यानी मैथमेटिकल संख्यात्मक। डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी लिखना, तो किससे हो जाएगा, लेखन संबंधी से, ठीक है। और डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया में क्या हो जाएगा, पठन संबंधी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, कुछ अधिक क्षमताएं हैं जो हर एक व्यक्ति में कभी ना किसी न किसी में पाई जाती हैं। तो चलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्यात्मक विकलांगता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया का संख्यात्मक विकलांगता हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। जो अधिगम होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन किस टाइप के होते हैं, मात्रात्मक भी परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास हमारे दो प्रकार का होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो यहाँ पर किस विधि में अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, देख लेते हैं किस प्रकार से गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। क्या रटने से आपको गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है आपके लर्निंग में, कि शिक्षण की तकनीक आप ऐसी तकनीकें लेके आओगे तो उसमें परिवर्तन, उससे परिवर्तन हो सकता है, कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है, कि इनमें से
सभी क्या करने से आपकी जो गुणात्मक अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन किस तरीके से अपनाओगे इनमें ऑप्शन में से कि आप में क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, क्योंकि रटन प्रणाली से तो हमको मुक्त होना सभी को, तो रटने की बात तो है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर इन तकनीकी बस से अपना भी लोगे तो आपको कुछ होने वाला तो है नहीं कि हम आपको सिर्फ नेट सब कुछ दे दें तो आपको समझ आए सारी चीज़ें। नहीं, समझ तो नहीं, क्योंकि बच्चों को समझाना ही पड़ता है। यहाँ पर बाल केंद्रित, बच्चों को क्या महत्व दोगे, उनकी चीज़ों को समझोगे, उनका सहयोग करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि अपनी बाल केंद्रित अनुच्छेद क्या कहता है, बच्चों को केंद्र बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं की बात की गई, किसकी नहीं की बात की गई। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर कह रहा है शिक्षण में सुधार के, जो कथन शिक्षण के बारे में बात की गई, ध्यान रखिएगा किसके बारे में, शिक्षण के बारे में बात की गई है। तो शिक्षण के बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ पर शिक्षण में सुधार किया जा सकता है क्या शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी होती है, जो शिक्षण विधि होती है वो क्या होता है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है क्या शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, ये शिक्षण अनौपचारिक व औपचारिक भी होता है, या शिक्षण अनुदेशन क्या है, आप बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, सभी फ्रेंड आंसर कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ साथ। शिक्षण के बारे में क्या सत्य नहीं है, बात किसकी की गई है, नहीं की बात की गई है। तो पहले अपना राइट आंसर देख लेते हैं, क्या हमारे यहाँ पर बात किसकी नहीं की गई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अनुदेशन है। अब क्यों नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर बच्चा नई चीजों को समझ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण के तहत हम उसे उसका उपचार करेंगे, अगर उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी, बिल्कुल है, शिक्षण में क्या क्या विज्ञान भी इंक्लूडेड है और कला भी इंक्लूडेड, ये भी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षण क्या होता है, अनौपचारिक औपचारिक होता है, अनौपचारिक, बिल्कुल ये भी होता है। तो शिक्षण आपके दो घर में भी आपको पढ़ाया जाता है, आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा क्या होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है, ये नहीं कि आपको सिर्फ घर बस में पढ़ाया जाता है, आपको पर्टिकुलर स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तो आप वर्तमान में देख लीजिए कि अब जरूरी नहीं कि आप घर से हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, और हम जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कहाँ जाएं, कोचिंग में जाएं। ठीक, ऑफलाइन कोचिंग में, हम ऑनलाइन कोचिंग भी घर से बैठ करके हम पढ़ सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकती है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। तो पर राइट ऑप्शन किससे नहीं हो सकता, शिक्षण अनुदेशन है, कोई निर्देशन नहीं है शिक्षण। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम आज के। कक्ष शिक्षण होना चाहिए, आपके कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण का माहौल होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, बहुत फास्ट आप पढ़ाओ क्लास में, ये संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शिक्षार्थी पर केंद्रित, कैसा होना चाहिए शिक्षा, जो कक्षा का शिक्षण होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो शिक्षा क्लासेस की जो आपकी एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, संवाद मूलक, बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम कह सकें, आप अपनी बच्चों से कह सको। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती, हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं आप रिप्लाई नहीं करती, तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं प्रीमियर का यूज करते हैं यहाँ पर, तब हम आप क्लासेस आप लाइव दे पा रहे हैं। जल्द ही यूट्यूब के द्वारा हमको लाइव क्लास मिलेगी कब, जब आप सब हमारा सहयोग करेंगे। जल्दी से आप शेयर कीजिए सभी फ्रेंडों को, तो और भी हमारे फ्रेंड जल्दी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो ये हमको यहाँ पर लाइव क्लासेस का मौका जल्दी मिल जाएगा। एक तरह से ये प्रीमियर का यूज भी हम लाइव की तरह ही देते हैं, बट आपसे हम बात नहीं कर सकते, चैट जरूर कर सकते हैं पर रूबरू होकर बात नहीं कर सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। शिक्षण कैसा होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, आप हमसे कह सको, हम आपसे अपनी प्रॉब्लम कह सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही की गई है, क्या कहा गया है, शिक्षण का चर नहीं है। यानी जिस प्रकार से हमने अंग देखा था अभी, तो कौन कौन सा अंग देखा, शिक्षक, पाठ्यक्रम, माता पिता या विद्यार्थी। तो हमने क्या देखा था, 3 देखा था, कौन कौन, शिक्षक देखा था, पाठ्यक्रम देखा था और विद्यार्थी देखा था। तो ये तीनों चर आपके शिक्षण में इंपॉर्टेंट, माता पिता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसके बिना आप क्लासेस में पढ़ाई नहीं कर सकते, शिक्षण नहीं कर सकते। किसके बिना, शिक्षक के बिना, विद्यार्थी के बिना और पाठ्यक्रम के बिना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके शिक्षण में। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा शिक्षक को क्या कहा गया है। यहाँ पर जब चर की बात की गई तो शिक्षक को क्या कहा गया है, स्वतंत्र चर बताया गया है। शिक्षक को स्वतंत्र चर बताया गया, विद्यार्थी को परतंत्र चर बताया गया है, और पाठ्यक्रम को बताया गया है कि इन दोनों के बीचों बीच मध्यस्थ का कार्य पाठ्यक्रम करता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मध्यस्थ का मीडिएटर का यह काम करता है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण का चर नहीं है, नहीं की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी माता पिता हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक सफल शिक्षक वह होता है, एक सफल शिक्षक कौन होता है? देखिए ऑप्शन देखिए अपने, और ऑप्शन से अपने आप यहाँ पर आंसर भी करते रहिए। एक सफल शिक्षक कैसा शिक्षक होता है? क्या दयालु एवं अनुशासनहीन, यहाँ पर तो अनुशासनहीनता की बात की गई और शिक्षक की बात हो रही है। शिक्षा को चाहे विद्यार्थी, अनुशासनहीनता कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये पहला ही रॉन्ग हो जाएगा। बात किस सफल शिक्षक की बात हो रही थी, आपका पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सहनशील एवं प्रजातांत्रिक, ठीक है, शांति एवं प्रतिक्रियाशील, इतना भी शांत नहीं होना चाहिए कि बच्चे कुछ भी करते नहीं आप चुपचाप बैठ के देखते रहो, ऐसा भी आपको नहीं होना चाहिए। उन्हें चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। निष्क्रिय की बात हो रही है, यहाँ पर निष्क्रिय तो होना ही नहीं है, निष्क्रिय शब्द हमको यूज नहीं करना अपनी क्लासेस में, अपनी क्लासेस में ही नहीं, अब कोई भी टेट का एग्जाम हो, निष्क्रिय शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या उद्देश्य है? बच्चे को सक्रिय बनाना। क्या बनाना? बच्चा करके सीखे, खुद करके सीखे। ठीक है, तो आप सिर्फ माहौल बनाओ क्लास में तो बच्चा खुद ही करके सीखे, क्योंकि वो सक्रिय ज्ञान का निर्माण कीजिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए क्लास में, आप ऐसी कुछ प्रोसेस बनाइए क्लास में, चर्चाओं को बनाइए कि बच्चा क्या कर सकता है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करे, स्वयं ढूंढे चीजों को कि 2+2 4 क्यों आया है। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एक सफल शिक्षक क्या होना चाहिए? सहनशील भी होना चाहिए और प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए। बच्चों प्रजा के बारे में भी सोचना चाहिए और सहनशीलता भी होना चाहिए। अगर बच्चा कुछ एक्टिविटी आक्रामक कर दिया है तो थोड़ा सहना भी चाहिए इस टीचर को, और बच्चों को भी समझना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टीचर को समझना, बच्चों को भी समझना चाहिए। बस थोड़ा एज अगर नहीं है समझने की तो नहीं, लेकिन जिनकी एज है तो उन्हें समझना चाहिए, बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए अपने टीचर के साथ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप सब? चलिए, तो बस ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? किसकी बात की गई है? शिक्षण सिद्धांत की बात की गई है। कुछ सिद्धांत होते हैं तो उनमें से आप देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें सिद्धांत जो शिक्षण सिद्धांत हैं उनकी विशेषता कौन सी यहाँ पर नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा यहाँ पर सीखने की उत्सुकता, दूसरा है ज्ञान की संरचना, तीसरा है क्रमशीलता का अभाव, चौथा है संवादमूलक। यहाँ पर अभाव वर्ड किया गया है, यूज किया अभाव वर्ड, क्रमशीलता की बात की गई और अभाव की। संवादमूलक तो हमने अभी डिस्कस किया है कि बच्चे आपसे कह सकें, आप हमसे कह सको। बात किसकी हो रही है? शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। तो ये तो विशेषता है कि संवादमूलक क्लास में कैसा होना, शिक्षण कैसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को अपने परस्पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। तो ये तो आपका राइट ऑप्शन होता है। सेकंड कह रहा है ज्ञान की संरचना, बिल्कुल करना चाहिए। क्लासेस में टीचर को ऐसी एक्टिविटी बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए कि वहां पर चीजें प्रभावी हो सकें। तो ये भी आपका राइट होता है। सीखने की उत्सुकता, टीचर को भी सिखाने की उत्सुकता होनी चाहिए और शिक्षार्थी को सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, तभी आप चीजों को समझा पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये भी आपका राइट हो जाता है। अब क्रमशीलता का अभाव, बात किसकी हो रही है? अभाव की बात हो रही है। तो जो क्रमशीलता यानी आप क्या करोगे? पहले जैसे हमने शिक्षण सूत्र भी देखे हैं, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो अगर चीजों का क्रम नहीं है, अगर आपने सरल से कठिन नहीं किया, कठिन से सरल कर दिया, तो क्रमशीलता क्या आपने किया? अभाव किया। तो क्या हो जाएगा? शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं की बात की गई। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। क्लासेस आपको कैसी लगी? आप वीडियो पसंद आपको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर आपको बिल्कुल करना है। डेली क्लासेस यहाँ पर होती रहेंगे। डेली कितने बजे टाइम क्या है आपकी क्लासेस की? 9 बजे। डेली रात 9 बजे आप कहीं भी रहें, लेकिन 9 बजे आप क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैम आपके लिए इंपॉर्टेंस है। कल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको क्लासेस को, कल आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर 9 बजे आपको उपस्थित होना है और मुझे भी अपना सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।